जेठानी बनी देवरानी की माँ। रीटा और वर्षा की सास का स्वर्गवास हो गया है। अब घर के सभी लोग मिलकर ये सोचने लगे कि घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तभी रीटा का पति आनंद कहता है, देखो भाई, हम दोनों भाई काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं और जिस तरह से माँ घर संभालती थी उस तरह से हम में से कोई नहीं संभाल पाएगा। तभी आनंद का छोटा भाई और वर्षा का पति दक्ष कहता है, मेरा तो ये मानना है कि भाभी घर की बड़ी बहू है तो घर की जिम्मेदारी भाभी के हाथ में होनी चाहिए। वर्षा दक्ष की बात सुनकर मुंह बना लेती है और सोचती है, समझ नहीं आता, दक्ष जी मेरे पति हैं या रीटा भाभी के? जहाँ देखो उन्हीं का नाम का गुणगान गाते रहते हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक आनंद कहता है, तुम ठीक कह रहे हो दक्ष। रीटा, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है और घर को इस तरह संभालना है जैसे माँ संभालती थी। ठीक है आनंद जी, जैसा आपको सही लगे। फिर क्या था, घर की सारी जिम्मेदारी रीटा पर आ गई और सास की जगह ले ली रीटा ने। लेकिन वर्षा रह गई बहू की बहू। अब उसकी सास जिंदा थी तब तो वर्षा को काम करना ही पड़ता था, लेकिन सास के स्वर्गवास होने के बाद उसे दुगना काम करना पड़ता है, क्योंकि रीटा के हिस्से का काम भी वर्षा ही करेगी ना। पहले तो रीटा भाभी थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, लेकिन अब तो मजाल है वो किसी काम को हाथ लगा ले। मुझे तो अपनी नौकरानी समझती हैं। अच्छी जगह लिए इन्होंने मेरी सास की। वर्षा बड़बड़ा रही थी कि अचानक रीटा ने उसे आवाज देते हुए कहा, वर्षा, जल्दी मेरे लिए चाय लेकर आओ, मुझे बाहर जाना है कुछ सामान लेने। लो, दे दिया महारानी ने नया आदेश। अब जाओ इनका काम करो, न जाने कब मेरा पीछा छूटेगा इस महारानी से। वर्षा रीटा को चाय देती है। रीटा चाय पीते हुए कहती है, वर्षा, तुमने चाय पत्ती इतनी ज्यादा क्यों डाल दी? चाय का टेस्ट भी कड़वा लग रहा है। भाभी, पत्ती तो मैंने ठीक ही डाली है, अब आपकी जुबान ही कड़वी हो चली है तो मैं क्या करूं? क्या कहा तुमने? मेरी जुबान कड़वी है? तुम तो जैसे शहद टपकाती फिरती हो ना। साफ पता है मुझे, जब से घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है तब से तुम मुझे कितना बुरा भला कहती हो। इस तरह दोनों में काफी देर तक नोक झोंक चलती रही। एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वर्षा बोलती है, आनंद भैया, दक्ष जी, सासू माँ के पास मेरे कुछ जेवर रखे थे, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिले। कहाँ है वो जेवर? वो जेवर मेरे पास है वर्षा। क्यों, तुम्हें चाहिए क्या? हाँ चाहिए। भाभी, आपने अपने जेवर तो अपने पास रख लिए, मेरे तो मुझे दे दो, वो मैं अपने पास रखूंगी। वर्षा, जब सासू माँ जिंदा थी तो हम दोनों के जेवर उनके पास ही रहते थे ना। अब मैं उनकी जिम्मेदारी निभा रही हूँ तो अब तुम्हारे जेवर मेरे पास रहेंगे। तुम्हारे पास गोल्ड का एक हार भी रखा है ना, वो भी मुझे दे देना, मैं उसे हिफाजत से रखूंगी। क्यों भाभी, मैं अपनी हिफाजत से नहीं रख सकती क्या? मैं आपको अपने गहने क्यों दूं? आपके पास मेरे जितने भी जेवर हैं मुझे दे दीजिए। वर्षा, क्यों फालतू में भाभी से बहस करी हो? जब तुम्हें गहनों की जरूरत हो तो भाभी से मांग लेना। मुझे छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं चाहिए घर में, समझी? वर्षा दक्ष की बात सुनकर चुप हो जाती है। आनंद और दक्ष वहां से चले जाते हैं। तभी रीटा कहती है, मुझे पता है तुम जेवर क्यों मांग रही हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना। बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि आप बच्ची नहीं हो, बल्कि बहुत तेज तर्रार हो। तभी तो अपने पति के साथ मेरे पति को भी वश में कर लिया है। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारे पति को वश में कर रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? तुमसे बात करना ही बेकार है। और हाँ, सोने से पहले किचन साफ करके सोना, मुझे गंदगी पसंद नहीं। रीटा वहां से चली जाती है। वर्षा को बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह वर्षा घर के कामों में लग जाती है और रीटा उस पर एक सास की तरह हुक्म चलाती है, वर्षा, छत और बाहर का लॉन भी साफ कर देना, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। भाभी जी, छत पर हवन करोगी क्या, या कबूतरों के साथ बैठकर गुटर गु करोगी? मैं सुबह से घर के कामों में लगी हूँ, छत तो आप ही साफ कर सकती हो ना। जितना बोला है उतना करो, और तुमसे दिमाग मारने से अच्छा है कि मैं कबूतरों के साथ ही गुटर गु करूं। कम से कम कबूतर मेरा दिमाग तो नहीं खाएंगे और ना ही तुम्हारी तरह जुबान लड़ाएंगे। अब चुपचाप काम कर लो, नहीं तो दक्ष से बोल दूंगी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। वर्षा रीटा का बताया हुआ काम कर ही रही होती है कि तभी रीटा वर्षा से कहती है,
वर्षा, सारा दिन छत पर ही पड़ी रहोगी क्या? नीचे आकर मेरे कपड़े धो दो और आज मेरी अलमारी भी साफ कर देना। भाभी, मैं कोई बोतल में से निकला जिन नहीं हूँ जो आप एक के बाद एक काम दिए जा रही हो। आपके कपड़े मैं कल धोऊंगी और अपनी अलमारी तब खुद ही साफ कर लेना। रीटा वर्षा से हर छोटे छोटे काम कराती है। तो अब वर्षा रीटा से बदला लेने की ठान लेती है। वो अपनी भाभी को सबक सिखाने का सोच लेती है। इसलिए वो सबके सामने अपना गोल्ड का हार रीटा को देते हुए कहती है, ये लो भाभी, आपने ये हार मुझसे मांगा था ना अपने पास रखने के लिए। आप ही रख लो इसे, लेकिन संभाल कर रखना। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था। हाँ ठीक है, मुझे मत बताओ मुझे कैसे रखना है। मैं इसे तुमसे ज्यादा ही संभाल कर रखूंगी। वर्षा, तुमने मेरी बात मानकर भाभी को अपना हार दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्षा रीटा को हार तो दे देती है, लेकिन बाद में उसे चुरा लेती है। कुछ दिन बाद रीटा की बहन मंजू की शादी होती है। घर के सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वर्षा रीटा से कहती है, भाभी, मुझे मेरा गोल्ड का हार दे दो जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं वही हार पहनकर आपकी बहन मंजू की शादी में जाऊंगी। वर्षा की बात सुनकर रीटा अपने कमरे में वो हार लेने जाती है। जब वो काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आती तो आनंद, दक्ष और वर्षा तीनों ही उसके कमरे में जाते हैं। आनंद कहता है, क्या हुआ रीटा, तुम्हें हार लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? आनंद जी, मैं बहुत देर से हार ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी सभी जेवर तो है लेकिन वर्षा का वो हार ही नहीं मिल रहा। ये सुनते ही वर्षा शोर मचा देती है, भाभी, आपने मेरी माँ का हार खो दिया। आप तो बड़ी जिम्मेदारी निभाने की बात करती थी और एक हार नहीं संभाला गया आपसे। देखो भाभी, वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। मुझे मेरा हार वापस चाहिए, यानी वापस चाहिए बस। दक्ष, आनंद और वर्षा रीटा को खूब सुनाते हैं और थोड़ी देर बाद सभी मंजू की शादी में चले जाते हैं। वर्षा मौका पाकर अपनी माँ के हार की सुंदर सी पैकिंग कराकर टेबल पर रखे बहुत सारे गिफ्ट के बीच में रख देती है। अब हो गया मेरा काम। अब मंजू कभी ना कभी तो ये हार पहनेगी, तब मैं रीटा भाभी को बताऊंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। रीटा अपनी बहन मंजू को खाने पर बुलाती है। इत्तेफाक से मंजू वही हार पहनकर रीटा के घर आती है। मंजू, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? पता नहीं दीदी, मेरी शादी में किसी ने गिफ्ट दिया था। अरे पर ये हार तो वर्षा का है जो मुझसे खो गया था, तो तुम्हें किसने गिफ्ट दिया? आपने भाभी। मेरी माँ का हार आपके पास था ना, और अब ये आपके बहन के पास है। आपके सिवा ये हार और कौन दे सकता है? तभी आनंद कहता है, वर्षा ठीक कह रही है, तुम ऐसा करोगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रीटा। हाँ भाभी, मैंने आपको इतनी इज्जत दी, हमेशा आपको माँ की जगह देखा। चाहे गलती आपकी हो या वर्षा की, मैंने हमेशा वर्षा को ही डांटा, आपसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। वर्षा अपनी जेठ और अपने पति की बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी। तभी आनंद कहता है, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी वर्षा उठाएगी। तुम अपने सारे जेवर और घर की चाबियां वर्षा को दे दो। और मंजू, तुम ये हार वर्षा को दे दो। ये हार वर्षा की माँ का है, उसकी माँ की आखिरी निशानी। मंजू वो हार उतार कर वर्षा को दे देती है और रीटा घर की सारी चाबियां वर्षा के हाथ में रख देती है। इस तरह उसे हार भी मिल जाता है और चाबियां भी। तभी आनंद अपनी पत्नी से कहता है, रीटा, तुम्हारी बहन आई है, कुछ खाने का इंतजाम करो, या फिर उस बेचारे को ऐसे ही भेजने का इरादा है? और हाँ भाभी, कुछ मीठा भी बना लेना। मैं ना वर्षा के हाथ का खाना खा खा कर पक गया हूँ। अब भाभी जी, ऐसा कीजिए ना, सबसे पहले आप चाय ही बना दीजिए, खाना बाद में बना देना। रीटा बेचारी क्या बोलती। कहाँ सास की जगह लेने के नाम पर वो काम चोरी करके आराम फरमाना चाहती थी, औरों से काम करवाना चाहती थी, और अब जिठानी को अपनी गलती का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना।